हमारे साउथ में एक बहुत अच्छे लीडर हैं अन्नामलाई, 10 साल वो। ऐसे लोगों को राजनीति में अब आना ही चाहिए, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित होगा। अब कितना भी राधे राधे इस देश में लोग कर लें, पर किसी का मन शांत नहीं है, और अशांत मन नरक के सिवा कहीं नहीं ले जाएगा। अब जो भी अंदरूनी मामला रहा हो, चुनाव में मुझे टिकट ना देने का, एक जो मैंने सबसे बड़ी बात देखी थी वो ये थी कि मैंने किसी को जाके हाथ नहीं जोड़ा था। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। जब हम न्यूज़ रूम में खड़े होते हैं, मैं प्रतीक्षा, मेरी सहयोगी पल्लवी, तो मौका कुछ ज़रूर खास होता है। मौका खास ही है, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि अगर उनके वीडियोस मोटिवेशनल के तौर पर अगर देखा जाए उन्हें, तो वो लगता है कि जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई बार उनके जो फ़नी वीडियोस भी कई सारे ऐसे आ जाते हैं तो लगता है कि हो सकता हो ये स्टैंड अप कॉमेडी भी करते होंगे। फिर जब वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से कह लीजिए कि कोई बहुत विद्वान है जो अपनी बातें कथक के तौर पर या किस्सों के तौर पर सुना रहा है। सारे सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में है कौन। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में है अवध ओझा। अवध ओझा जी को ओझा सर के नाम से जानते हैं और गुरुजी चरण स्पर्श करते हुए ही सब लोग इनसे मिलते हैं। तो ओझा सर, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ रूम में। हमारे बहुत सारे जो सहयोगी हैं वो कल से बड़ा एक्साइटेड थे कि ओझा सर आ रहे हैं, तो हमारे पास ढेरों सवाल हैं। तो हमने कहा कि उनको न्यूज़ रूम में तो हम ज़रूर बुलाएंगे। तो सब पहले तो मैं अपने सवाल से शुरुआत करती हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सबके तरफ आती हूँ। पल्लवी ने भी कल से जो है बोल रखा था कि 2-3 सवाल मैं भी पूछूंगी, उनसे ज़रूरी है। मेरा जो सबसे पहला सवाल होगा वो आपसे ये कि अवध ओझा सर को जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ह्यूमर के राजा हैं। तो एक आध वीडियो तो मैंने आपका देखा है कि राजा कैसे बने, और दूसरा कि ह्यूमर जैसा जो शब्द है जो आपके लिए बहुत मतलब कह लीजिए कि ह्यूमर का राजा कह देना, ये मतलब बड़ी बात होती है कि इस तरीके की चीज़ें आपके लिए कही जाती हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और ये ह्यूमर कब से आया और कैसे आया? कब से आया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पिताजी की आदत है बात को बहुत सरल ढंग से कहने की, और मेरा मानना यह है कि मस्ती में जो भी काम किया जाएगा उस काम के बहुत अच्छे परिणाम होंगे। वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे लड़ाई, कुछ भी हो, उसमें आनंद होना ही चाहिए। जैसे एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड है, तो बोला सर नहीं है। मैंने कहा फिर नहीं बता पाएंगे। तो उसने जाके मैनेजमेंट में शिकायत कर दी कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मिस्टर ओझा मुझसे कह रहे हैं गर्लफ्रेंड रखने के लिए, मैं यहाँ गर्लफ्रेंड बनाने नहीं आया हूँ। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया कि यार ये क्या उल्टी सीधी बातें बच्चों से करते हो। तो मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी? तो बोले तुमने ऐसे कहा गर्लफ्रेंड रखने के लिए। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मैंने तुझसे कहा नहीं आपने कहा नहीं। मैंने कहा सर ये मुझसे पूछ रहा था कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, इसने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। वो इसलिए कि पीछे तालकटोरा स्टेडियम है, वहाँ प्लेयर्स आके सुबह 8 बजे बैठते और रात 8 बजे तक बैठते, वहाँ वो टाइम नहीं पूछते। तो मेरा इससे कहने का मतलब ये था कि जहाँ भी आनंद आ रहा है वहाँ समय की बात नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक। अगर आपको मजा आ रहा है आप पढ़िए, अगर नहीं आ रहा है तो अगर मैं कह दूं 8 घंटा पढ़ना चाहिए तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ह्यूमर जहां भी शामिल होगा, जहां भी, वो चीजें एक तो सरल हो जाएंगी, माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे हमारे एक टीचर थे उपाध्याय सर, तो वो आते थे तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कोशिश करते थे कि बच्चे क्लास में हंसें। तो मैं एक बार उनसे पूछा कि सर आप हम लोग को क्यों हंसाते हो? तो बोले यार जब तुम हंसते हो तो थॉटलेस हो जाते हो और तुम्हारे ग्रास्प करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो चीज़ मुझे इतनी स्ट्राइक की और उसका बहुत फ़ायदा मिला कि अगर व्यक्ति को थॉटलेस कर दिया जाए और फिर पढ़ाया जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ भी बताऊं। जैसे मैं बताता हूं कि भाई औकात से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। अब अगर ये बात मुझे समझानी है तो वो मिर्ज़ापुर का वो जो सीन है कि वो चूहा जाके भालू से कहता है कि व्यसन का शौक कुत्ते की मौत। आओ, भालू बीड़ी पी रहा होता है कि यार बीड़ी फेंको यार, जंगल बड़ा ब्यूटीफुल है। तो भालू बीड़ी फेंक के उसके साथ चल देता है। तो कुछ आगे जाते हैं वो तो चीता जो है सिगरेट पी रहा होता है। तो फिर चूहा उससे कहता है व्यसन का शौक कुत्ते की मौत, आओ तुम्हें जंगल दिखाऊं बहुत ब्यूटीफुल है। फिर तीनों आते हैं शेर के पास, शेर स्कॉच पी रहा होता है। फिर चूहा उसको बोलता है
कि व्यसन का शौक, कुत्ते की मौत, और क्या शराब पी रहे हो, आओ तुम्हें जंगल दिखाऊं। तो शेर उसे एक हाथ मारता है और चूहा मर जाता है। तो भालू कहता है कि दादा इस गरीब चूहे को क्यों मारा? बोला 3 दिन पहले ये गांजा पी के पूरा जंगल घुमाया मुझको। अब ये बात समझाने के लिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, बस मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूं। इसी ह्यूमर के कायल है आपके जो है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पहले पल्लवी अपना सवाल कर ले तब मैं पीछे जाऊँ। हाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए सर। एक आजकल जिस तरीके से मौजूदा शिक्षण प्रणाली है उसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने भी एक बात कही कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई को और स्किल डेवलपमेंट को, इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हैं या अलग अलग देखते हैं? अगर अलग अलग देखते हैं तो क्या समझते हैं आप, इसे कैसे समझाना चाहेंगे? नहीं, हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, मैं दोनों को एक साथ देखता हूँ। अच्छा। नौकरी और रोजगार दो अलग अलग बातें हैं। अगर हमारा बच्चा 11th 12th में कोई भी स्किल सीख ले, मेरे घर पे एक लड़का आया वाटर प्यूरिफायर ठीक करने के लिए, तो वाटर प्यूरिफायर ठीक किया, वो जाने लगा तो मैं उससे मिला तो देखा तो तुरंत, अरे सर कहा मैं IAS की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। उसने कहा सर मेरे पापा इतना पैसा तो खर्चा नहीं कर सकते थे, तो मुझे लगा कि यार दिल्ली जाके पढ़ना है तो मैं कुछ ऐसा काम सीख लूँ जिससे मैं अपना एक रोजगार पा जाऊँ। तो अगर व्यक्ति के पास स्किल होगा तो उसके पास रोजगार होगा, आय के साधन होंगे, फिर वो अपने उस आय के साधन के बल पर अपनी शिक्षा को किसी भी लेवल पे ले जा सकता है। भाई हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं लोग, इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, कहते हैं साहब हम वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे रेस्टोरेंट में। तो रोजगार पाने के लिए कोई तो स्किल हाथ में होनी चाहिए। तो दोनों को अगर हम जापान की तरह इंटीग्रेट कर दें, जापान यही किया, उसने यही किया, उसने स्किल डेवलपमेंट को कंपलसरी कर रखा है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आप कुछ कला भी जानते हो, कुछ आर्ट भी जानते हो। तो अगर स्किल होगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, इसी से लगा हुआ एक सवाल मेरा होगा आपसे कि एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये सवाल मेरा, लेकिन फिर भी आजकल जो पेरेंटिंग है, माँ बाप जो हैं बच्चों को ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो उससे उनका कल्चर ख़राब होगा, ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ खूब पैसे लगेंगे और बड़ा स्कूल होगा। अभी का जो इस तरीके का सिनारियो दिख रहा है, सरकारी स्कूल से लोग भागना शुरू कर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि बड़ा स्कूल है, ज़्यादा फीस लेगा इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। तो इसको लेकर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक मार्गदर्शक हैं, एक मेंटोर हैं? अगर सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लड़के इतने बेकार होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। शिक्षा का सिर्फ एक काम है, वो कहीं भी अगर हो जाए, मतलब एजुकेशन का काम है इनसाइट का पैदा करना। जैसे हमारे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो एक चीज़ की गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चा उनके यहाँ पढ़ेगा तो इंग्लिश बोलेगा, जिसको हमारी सोसाइटी बहुत फैसिनेट करती है। मतलब हमारे समाज के लोगों का बस चले तो बच्चे को पेट में इंग्लिश सिखाएं वो कि हेलो बेटा, वो अंदर से पापा गुड मॉर्निंग बोले, एक अलग सी नशा है। तो ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ये थोड़ा सा मैं उसे कहूँ कि लोगों को वेस्टर्नाइज करता है। और वेस्टर्नाइजेशन एक फैसिनेशन हमारी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में कई बार मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, गमछा पहन के जाता हूँ, तो लोग उसको गांव का प्रतीक मानते हैं, जबकि वो हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। तो वेस्टर्नाइज लड़का होता है, इंग्लिश बोल लेता है, तो इस लिबरलाइजेशन के युग में उसे जॉब मिल जाती है। बाकी मैं नहीं देखता कि उन स्कूलों में पढ़े हुए लड़के कोई बहुत स्टैंडर्ड ही लड़के हैं। तो अगर हमारी स्कूल पद्धति में इंसाइट, क्योंकि जिसकी इंसाइट डेवलप हो गई, मतलब कबीर कौन से पढ़े लिखे हैं, इंसाइट है उनके पास। चक्की देखा, उन्होंने एक दोहा बना दिया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो भी द्वंद्व का शिकार है वो रोएगा ही। अब आज का युवा है, उसको सब कुछ चाहिए, कहता राजा बनूंगा, जो अभी आपने कहा राजा बनेंगे, वो जंगल के शेर को नहीं देखता, क्योंकि वो तो कहीं से सीखने जाता नहीं राजा बनने के लिए। तो राजा बनने की दो आवश्यकताएं, एक ताकतवर मन और एक ताकतवर शरीर। हिरन के अंदर, जब हिरन को हम देखते हैं जंगल में, वो कितना डरा रहता है। उसका डर का वजह यह है कि उसके पास शक्ति नहीं है। लेकिन शेर कहीं डरा हुआ नहीं होता है, वो कहीं भी लेटेगा, कहीं भी बैठेगा, कहीं भी दहाड़ेगा। तो जिसके पास शक्ति होगी उसके पास आत्मविश्वास होगा, और वही आत्मविश्वास उसे कुछ भी बनाएगा। सिर्फ पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के, बायो पढ़ के। मेंटल हेल्थ पर मैं आपसे चर्चा करूंगी थोड़ी देर रुक के। पहले मेरे साथ बहुत सारे सवाल हैं, तो पहले उनके सवाल ले लेते हैं। हाँ, हेलो सर, सवाल मेरा थोड़ा पॉलिटिकल है।
जिस शहर से आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, प्रयागराज से, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। वजह क्या थी टिकट ना मिलने की आपको भाजपा से? क्या आप उज्ज्वल रमण को चुनौती मान रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अब जो भी अंदरूनी मामला रहा हो, चुनाव उन्हें मुझे टिकट ना देने का, एक जो मैंने सबसे बड़ी बात देखी थी वो ये थी कि मैंने किसी को जाके हाथ नहीं जोड़ा था। मुझसे बहुत लोगों ने कहा यार एक बार जाके इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं। तो एक नेताजी ने कहा कि ये तो सदन में बैठने से पहले बदतमीजी कर रहा है, तो बैठेगा तो और करेगा। तो ऐसा कुछ वजह रहा होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपकी तरफ से अभी सच है कि भाजपा नेताओं की तरफ से आपको कैसरगंज की सीट ऑफर हुई थी। हाँ, कैसरगंज की सीट ऑफर हुई थी मुझे। फिर आपने कांग्रेस की सीट पर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और फूलपुर लोकसभा से मायावती ने आपको सीट ऑफर की थी। बिल्कुल। मैं तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मास्टर जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। सर सबसे पहले मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चर्चे होते हैं सोशल मीडिया में, तो रियलिटी में इसका 5 साल बाद क्या अफेक्ट होगा बच्चों में? क्योंकि सबसे पहले बुनियादी तालीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल के बच्चे, अगर मेरी नज़रिया देखें, ऐसे हैं कि छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि चावल जो है वो खेतों में होता है। मॉल में बच्चे जाते हैं तो वही सीख रहे हैं। तो इसके अनुभव, मतलब आपका, मैं दृष्टिकोण से ये जानना चाहता हूँ इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? नहीं, इसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि मेंटल बैंकरप्सी बढ़ रही है। जैसे आप देखो, बच्चा माँ को बैट से मार के मार डाल रहा है सिर्फ इस बात पे कि माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया था। तो इससे क्या होगा कि अनरेस्ट सोसाइटी में इतना ज़्यादा बढ़ेगा, पागलपन बढ़ेगा ना, क्योंकि लोगों को सही बातें नहीं पता है। पुर्तगाली भारत आए, सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा उन्होंने गोवा में, किसी को नहीं पता है। और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, मार के लोगों को धर्म परिवर्तन करा। कोर्ट ऑफ इंक्विजिशन उन्होंने गोवा में स्टैब्लिश की, मतलब धर्म का न्यायालय। और उन्होंने कहा जो भी ईसाइयत के विरोध में बात करो उसको मार डालो। उसकी भारत में चर्चा ही नहीं होती। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये अनरेस्ट बहुत पैदा करी। जैसे लड़के मुझसे कल, एक लड़के ने कहा कि सर वो गांधी जी 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। मैंने कहा तू 17 में नहीं चल पाया, तेरी इतनी, तू अपनी सोच। अब उसको ये नहीं पता कि 1920 में जब ये राष्ट्र था ही नहीं और 90% लोग अशिक्षित थे, 90% लोग गरीब थे, तब उस आदमी ने हजारों लोगों को सड़क पर उतारकर जन आंदोलन किया। असंभव। मतलब भारत का वॉइसरॉय एक रिकॉर्ड में लिख रहा है कि यार ये इम्पॉसिबल सी बात है कि ये आदमी हजारों लोगों को सड़क पे ले आया। उस लड़के को ये नहीं पता है कि 1930 में जब ब्रिटेन की हुकूमत ने सारी पार्टियों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो कांग्रेस को नहीं बुलाया कि जाओ जो करना है कर लो, तुम्हारी जितनी औकात है दिखाओ। और उस आदमी ने एक मुद्दा बनाया, सॉल्ट सत्याग्रह। इसको बोलते हैं नेता। अब सॉल्ट का जो मुद्दा है वो ऐसा थोड़ी कि हिंदुओं का मुद्दा है, वो सार्वभौमिक मुद्दा है। उसका आप उस आदमी का विजन देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह, और पूरे भारत में हाहाकार मचा, इरविन पैक्ट हुआ। ये सब किसी को नहीं पता। बस एक बात पता है कि साहब वो 70 साल की उम्र में। तो ये आने वाले समय में मेंटल बैंकरप्सी पैदा करेगी, और जहां भी मानसिक खोखलापन होगा वहां समाज में अनरेस्ट बहुत होगा, सिविल वॉर होने की संभावना हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। ओझा सर, मैं प्रकाश जोशी फीचर डेस्क से। मेरे 2 सवाल हैं। एक कि आज के टाइम पे लोग मोबाइल के बहुत करीब हो रहे हैं और किताबों से दूर हो रहे हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन वो बिना तस्वीरों की किताब तो वो मन नहीं करता। और दूसरा सवाल कि आप जाते जाते अमर उजाला की टीम को कौन सा सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे कि ये आपको अपनी लाइफ में उतार लेना चाहिए? नहीं, लोग मोबाइल का, एक्चुअली मानव प्रवृत्ति जो है, मानव बाई नेचर हरामखोर है। हम सब, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी, हम सब। अब एक किताब की स्टोरी अगर मुझे जिस्ट के रूप में मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं पढ़ लूं, क्योंकि किताब पढ़ने में मेहनत है। लेकिन मोबाइल देखने में कोई मेहनत नहीं है, मूवी देखने में कोई मेहनत नहीं है, सीरीज देखने में कोई मेहनत नहीं है। सब कहानी, आप बैठे हैं बस कहानी चल रही है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये किताब ना पढ़ना हमें मानसिक रूप से हरामखोर बना रहा है बहुत ज्यादा। और अमर उजाला की तो खैर इतनी टीम है, आप तो यूपी में नंबर 1 है, आपका इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, तो कोई सक्सेस मंत्र आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। लेकिन पत्रकारिता में पत्रकार, टीचर, डॉक्टर, वकील, ये 4 जितना पढ़ेंगे उतना इनके विकास की संभावना बढ़ेगी, और जितना ये अपडेटेड रहेंगे, बस उससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। सर, आज के जो नौजवान हैं वो आपके वीडियो का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि
वही डॉन है ऐसा लगता है। यूपी में तो इलाज हो जाता है बुलडोजर से। तो सर यूपी में इलाज हो जाता है बुलडोजर से, बिहार में उनका कुछ नहीं हो पाता है। फिर उनका मनोबल बढ़ते रहता है, लगता है कि तो उनका विनाश तो है ही एक दिन। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो मेरा गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का सारा जीवन, आप पढ़ाई करोगे दिमाग से, आप लड़ाई करोगे दिमाग से, आप प्रेम करोगे दिमाग से, आप पूजा करोगे दिमाग से, और जिसका दिमाग खोखला हो जाएगा वो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका जो संतुलन है, ये भाई महाभारत में जो असली योद्धा है वो भगवान कृष्ण है, और वो हर जगह उनका परफेक्शन है। प्रेम में भी उनका परफेक्शन है, वॉर में भी उनका परफेक्शन है, पढ़ाई में भी उनका परफेक्शन है, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो हर समय शांत है। अब कितना भी राधे राधे इस देश में लोग कर लें, पर किसी का मन शांत नहीं है, और अशांत मन नरक के सिवा कहीं नहीं ले जाएगा। इतना सारा कुछ पैसा होने के बावजूद जो स्थिति समाज में बनती जा रही है, धीरे धीरे हर आदमी दुखी है, रो रहा है। मतलब जिसके पास मर्सिडीज है वो दुखी है कि टॉप मॉडल की नहीं है। जैसे चतुर्लिंगम 388 में रो रहा है कि मेरा सेकंड पोजीशन आया है। मैं कह रहा था जाहिल, मेरी क्लास में लास्ट पोजीशन आती थी, मैं खुश होता था। 47 लड़के थे मेरे क्लास में, मेरी रैंक 47 आती थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं पास हो गया। और वो चतुर्लिंगम जो बैठा हुआ है सेकंड पोजीशन में दुखी है। वो ये मानसिक दशा नहीं है। तो मुझे जैसा होता ना कि आप किसी चीज को जब देखना शुरू करते हो, जो मैं आज देखता हूं कि लोग अपने मन का इतना मिसयूज कर रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पावर है। यहां कुछ पैसा रुपया कौड़ी आपकी नीड को पूरा करेगा, पर आपको आनंद कभी नहीं दे पाएगा। आनंद सिर्फ एक चीज दे सकता है, वो है आपका शांत मन। ठीक है, नमस्कार सर। सर कल बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो जन स्वराज पार्टी को लेकर अवध ओझा सर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा से ये सोचता हूं कि भारत की जो राजनीति उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। 1950 की जो हमारा सदन है उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पीएचडी इन इकोनॉमी फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब दो यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी की पीएचडी कर रखी है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि राजनीति, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि द बेस्ट माइंड इन अ कंट्री शुड बी टीचर्स, ऐसे मैं कहता हूं कि द बेस्ट माइंड इन द कंट्री शुड बी पॉलिटिशियंस। तो जिस दिन ऐसा होगा कि इस तरह के जो दिमाग है, जैसे हमारे देश में क्या कहते हैं लोग कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? राजनीति अच्छे लोगों का, राजनीति ही अच्छे लोगों का काम है। जब तक जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेस्ट माइंड्स नहीं होंगे। जापान जैसी कंट्री 15 साल में सुपर पावर बन गई सिर्फ बेस्ट माइंड्स की वजह से। जर्मनी सुपर पावर, चाइना हमारे साथ पैदा हुआ 1949 में, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब वो हमसे तो बात ही नहीं करता। आज चाइना को भारत से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहकर भी उसके सामान पर बैन नहीं लगा सकते। आप इसी नोएडा के किसी भी खिलौने के बाजार में चले जाओ, आपको सारे खिलौने मेड इन चाइना मिलेंगे। तो जिसने प्रोडक्शन में इतना जबरदस्त अपना स्थान बना लिया हो, आज हम अगर चाइना पे बैन लगा दें, हमारे ही व्यापारी भूखे मरने लगेंगे। तो अगर बेस्ट माइंड्स पॉलिटिक्स में होंगे तो बेस्ट पॉलिसीज आएंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा कंट्री का। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे? आज जो हमारा यूथ है उसको पता ही नहीं कि उसे सरकार से क्या मांगना है। वो सरकार को तो मोनार्की मान के चल रहा है। मतलब जिस तरह से यूथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ता है नेताओं के पीछे, ये हमारे ही टैक्स का पैसा सैलरी में पाते, हम इनके पीछे क्यों भागेंगे? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां के लोग अपने नौकर का पैर छूते हैं। अब ठीक है, नौकर अगर ज्ञानी है तो छूना भी अच्छा है। तो मेरा मानना यह है कि प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल IRS से होकर राजनीति में आए, वो हमारे वर्षणदेव जी जो है रेलवे मिनिस्टर हैं, IAS से वो पॉलिटिक्स में आए। हमारे साउथ में एक बहुत अच्छे लीडर हैं अन्नामलाई, 10 साल वो। तो ऐसे लोगों को राजनीति में अब आना ही चाहिए, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित होगा, वरना दिक्कत होगी। लेकिन सर इसमें एक पेच है
जैसे 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर मंच से कहते हैं कि शराब बिहार में ख़त्म, उनको जब होगा तो वो लागू कर देंगे। तो महात्मा गांधी हमेशा से शराब या नशे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही ये बातें करते हैं। तो फिर तो आप मतलब जो आदमी शराब पी रहा है वो बुरा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक और सवाल है। अवध ओझा सर अपने आप को क्या मानते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं या फिर एक शिक्षक मानते हैं अपने आप को? मैं तो जैसे फिल्म में कैरेक्टर होता है ना, तो जिस कैरेक्टर का मतलब मुझे वो दिया जाता है स्क्रिप्ट, बस वही हूँ मैं। अगर आज मुझे मोटिवेशन पे बोलना है तो मैं फिर मोटिवेशनल स्पीकर ही हूँ। ओझा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के युवा के लिए अध्यात्म से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे अभी नवरात्रि शुरू हो गए हैं, हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हम भगवान राम के जीवन को कैसे आज के युवा के साथ जोड़ सकते हैं? वो कैसे सीख सकते हैं उनसे कुछ, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, नवरात्र शुरू हो चुका है और नवरात्र का संदेश सिर्फ इतना है कि आपका जो हृदय है दुर्ग, इस दुर्ग में एक शक्ति है, उसको दुर्गा कहा जाता है। अगर आप साधना के द्वारा उस शक्ति को एक्टिवेट कर लेंगे तो जो मही है आपकी पृथ्वी शरीर, इसकी जितनी भी विसंगतियां हैं, उसको वो मार देगी। महिषासुर, मही मतलब पृथ्वी और असुर मतलब विसंगतियां। तो ये दुर्ग में जो शक्ति है दुर्गा, वो साधना के द्वारा अगर आप जागृत कर लेते हैं तो वो सारी विसंगतियों को मार देगी और फिर आपका उत्थान सुनिश्चित है। और प्रभु राम का संदेश ये है कि T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो हम आज का युवा उसको किस दृष्टि से देखे कि उन्होंने एक राजा होने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे जाके उनको ये पता लगा कि उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है, फिर भी उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। नहीं, कैसे करते जब आपको पता मेरा है? सवाल पूरा होने अच्छा। दीजिए। तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। आज की डेट का युवा जो है उसमें सब्र नहीं है, वो जरा सी चीज़ के लिए जो है वो नहीं हुआ, जैसे कोई काम है, वो कोई पेपर है, नहीं नंबर आए, नहीं पास हुए, जैसे हम अखबारों में आप पढ़ते हैं कि जरा से नंबर कम आए, 2% कम हो गया, छत से कूद गए। तो इस तरह से की चीज़ों को आप किस तरीके से, कैसे आप उनको समझाएंगे कि नहीं ये इंतज़ार करना है, रिएक्ट करना एकदम से नहीं है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आज के युवा जो है रो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, और वो भगवान शंकर को नहीं देख रहा है, भगवान शंकर जहर पी रहे हैं। आज का युवा 1 गिलास प्योर दूध नहीं पी सकता। जहां शक्ति विहीनता है वहां ना तो स्त्री होगी ना समृद्धि होगी, ये नियम है। आप डाइवोर्स रेट देखो भारत में, 1 दिन में हो रहे हैं। आज शादी हुई, कल डिवोर्स हो गया। भगवान शंकर कामदेव को जला दे रहे हैं, यानी स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ काम का नहीं है। भाई उनकी पत्नी ने कहा मुझे घर में रहना है, कुबेर को पकड़ लाए, आप एक साड़ी दिलाने में आपकी हालत खराब हुई जा रही है। तो ये सब धर्म की शिक्षा है। अगर धर्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग दिलाएगा, आप नीचे खुश रहोगे तो आप स्वर्ग में ही रहोगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पीयर प्रेशर से रिलेटेड है। जैसे हम सारे इतने यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, तो जब आप फ्रेंड्स के बीच में जब सबकी जॉब लग जाती है, स्कूल तो चलो हट गया, जब जॉब लगती है तो किसी की बहुत अच्छी जगह लगी, किसी को थोड़ा कम सैलरी मिल रहा है, तो एक पीयर प्रेशर रहता है कि यार उसकी अच्छी लग गई, मेरी क्यों नहीं लग पाई, मुझ में क्या कमी है। तो वो जो एक थॉट आता है दिमाग में, उससे कैसे डील करें? देखो बेटा ऐसा है ना, देखो ऐसा है बेटा कि अपना बच्चा दूसरी की बीवी, कुछ नियम ऐसे हैं ना दुनिया में, कुछ नियम ऐसे हैं, मतलब हमें यही कुछ चीज़ें हैं ना। कबीर ने इन सब चीज़ों को इतना प्यार से डिफाइन किया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, मकान है, कार है, घोड़ा है। मैंने एक बार शायद विलियम वर्ड्सवर्थ या कोई पश्चिम विचारक है, उसको देखा कि वो जूते के लिए बहुत परेशान थे। मुझे थिंकर का इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी है, उसके दोनों पैर ही नहीं है। ये जो मानसिक अस्थिरता है कि हमारे पास जो है पहले हम उसे तो भोग लें, उसका तो आनंद ले लें। कितने लोग हैं जो बाहर नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो यही अभी जो मेंटल हेल्थ की बात चल रही है, जब तक इस देश का युवा ध्यान की तरफ फिर से नहीं आएगा कि मेरे पास जो है मैं पहले उसे उपयोग कर लूं, मन शांत कर लूं, फिर आगे विकास। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, मैं सिर्फ खाने पे पढ़ाता था 2002 में। मतलब हमारा जो पहला डायरेक्टर था कोचिंग का, मोहम्मद हुसैन, वो मुझे सुबह शाम सिर्फ खाना खिलाता था। वहाँ से मैंने कहानी शुरू की थी 2002 में। और फिर एक समय ऐसा आया
जब मुझे एक लेक्चर का 1.5 लाख रुपए घंटे मिलता है। इंप्रूवमेंट हुआ ना, मतलब आपने अपने आप को निखारना शुरू किया और निखारते 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 आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे जो एक स्टैंडर्ड जगह मानी आती है। अब मोदी जी के ऊपर कितना पीयर प्रेशर रहा होगा 40 साल में, उनके कितने सारे दोस्त बैंक में बाबू हो गए होंगे, मैनेजर हो गए होंगे, कितने लोगों के बच्चों की शादी 40 में हुई होगी। आज वही लोग अपने बच्चों से कहते होंगे भैया मोदी बनना, अपने बाप की तरह मत बनना। तो आपको सब रखना है और निरंतर इंट्रोस्पेक्ट करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी है। हेलो सर। सर परेशानी हम सभी के लाइफ में आती है और उसी परेशानी में हमें कई बार डिसीज़न लेना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परेशानी की स्थिति में सही डिसीज़न कैसे लें। एक कृष्ण को अपने जीवन में लाओ। हम सब अर्जुन हैं और हम सब की अपनी अपनी महाभारत है। जी सर। सबकी। और ये महाभारत शुरू होती है 17 साल से। कुछ बहुत बेचारे कुछ लोग होते हैं जिनकी बचपन से शुरू हो जाती है, जैसे कोई अनाथ है तो उसकी बचपन 17 से हमारे जीवन में महाभारत शुरू हो जाती है। पहला महाभारत होती है माँ बाप का प्रेशर कि भैया नाक मत कटाना। 27 में हमारे फ्रेंड्स का प्रेशर हो जाता है, जैसे अभी लेडी ने कहा कि कोई IAS बन गया, कोई कुछ बन गया। 37 में पत्नी और बच्चा। 47 में समाज कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, शादी कब करोगे, और 57 में रिटायरमेंट की अब क्या होगा। ये हम सबका जीवन एक महाभारत है। उस महाभारत में अगर हम एक कृष्ण को ढूंढ लें, कोई भी, वो हमारे माँ बाप पत्नी पति कोई भी, वो ऐसा आदमी हो जिसके डिसीजंस ने अच्छे अच्छे परिणाम दिए हो, तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था छोटा सा कि आपकी वीडियोस देखते हैं और काफ़ी इंसाइटफुल बातें आप बताते हैं, हम लोग उनसे इम्पैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा फिलोसफर था, राइटर था जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए? ओशो, आचार्य रजनीश। मतलब मैंने उनकी किताब पढ़ी, ऐसे अनजाने में पढ़ ली, जनसंख्या विस्फोट। किताब नहीं थी, मैगजीन थी 5 रुपए की, 1995-6 की बात है। और वहाँ से मैंने फिर उनको पढ़ना शुरू किया। उस पढ़ने से जो उस आदमी ने क्यूरियोसिटी पैदा की मेरे अंदर, और सबसे ज़्यादा जो मन की वो बातें करते हैं, वो एकदम अंदर जाके फीड हो गया। मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि जब मैं तभी तक परेशान हूँ जब तक मैं अपने मन का गुलाम हूँ। गुलाम कभी खुश नहीं हो सकता। और इस लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है कि अभी इस समय पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कम लोग हैं जिनको सक्सेस मिल पाती है, जिसके बाद वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो उनको आगे क्या करना चाहिए और आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि फुल फ्लेजेड तैयारी करके सिर्फ एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहिए, और वो भी 25 के अंदर। आप घर से बहुत समृद्ध हैं तो 2 अटेम्प्ट, मतलब आपके माँ बाप ने आपसे कह दिया कि ठीक है यार तुम्हें नौकरी की चिंता नहीं करनी, तो आप 2 अटेम्प्ट दे दो, लेकिन दोनों 25 के अंदर। और अगर आपका नहीं होता है, फिर इतनी बृहद दुनिया पड़ी हुई है। मतलब आज की डेट में 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं, और ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ सुनना है, सबका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे काम आपके पास हैं, तो आप 2 अटेम्प्ट दें सीरियसली। अगर आपका नहीं होता है, फिर आप अपना डायरेक्शन दूसरा ढूंढें कि मेरा चॉइस ऑफ अलग इंटरेस्ट क्या है, और अपना काम करें। थैंक यू। हेलो सर, आपने जैसे गांधी जी की बात की, पेशेंस की बात की, मेरा सवाल ये है कि आप इनको कितना फॉलो करते हैं? क्योंकि आपका एक बयान है जो कि नेशनल टीवी पे बहुत वायरल है कि आपने कहा था कि आपको किसी ने बस मार दिया था तो आपने आधे घंटे तक फायरिंग की थी उस पर। तो वो पेशेंस लेवल कहाँ था, मतलब वो पेशेंस लेवल कहाँ पे सर? गांधी जी ने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, बहुत प्यारा। कहा कि कायरता और हिंसा में अगर मुझे किसी चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। और मैंने गांधी जी के इसी वाक्य का पालन किया कि कायरता और हिंसा में अगर मुझे कुछ चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। समझ रहे हैं आप ऊपर कितना प्रेशर है। आप एक शब्द एक लाइन कहीं बोल देते हैं तो वो फॉलो होने लगती है तुरंत ही जीने। आपने श्री कृष्ण की भी बात की, तो आपका एक वो भी है कि आपने कहा आपने अर्जुन के बारे में कहा था कि उन्होंने अनैतिकता के आधार पे बहुत सारे क्राइम करवाए थे। तो उस नहीं, मैंने कहा भगवान राम और भगवान कृष्ण का युग अलग है। जब दुशासन और दुर्योधन का युग होगा तब एथिक्स जो फॉलो करेगा वो मारा जाएगा। जब श्री राम का युग होगा जहां दुश्मन भी एथिक्स फॉलो करते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी क्यों हरा देते हैं इन लोगों को, मध्य एशियाइयों को, क्योंकि वो इनका नियम समझते हैं। राणा सांगा नहीं समझते। राणा सांगा क्षत्रिय के नियम पे चलते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए।
प्राण ही ले लिया इनका। लेकिन छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि जिस भाषा को तुम समझते हो हम उसी में जवाब देंगे। प्राण ना जाए, वचन चाहे जितना जाए। अफजल खान को मार डाला। तो अगर आप जिस लैंड में हैं उस लैंड की भाषा को नहीं समझते हैं तो आप मारे जाएंगे। मतलब राम का युग समझने का था, कृष्ण का समझाने वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं अपनी कोई भी एक डायरी लेता हूँ तो उसमें एक वर्ड लिखता हूँ, लिव डेंजरसली। तो लोग आजकल अपनी ज़िंदगी से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप उसमें आधे से ज़्यादा युवा ही हैं अधिकांश, तो आप इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली अशांत मन जो है, अशांत मन एडवेंचर की तरफ बहुत जाता है। अशांत जो मन है उसको, जैसे लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हर आदमी, मैं दुबई जब गया पहली बार तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा इन्होंने भारतीयों को पकड़ रखा है, भारतीयों की साइकोलॉजी पकड़ रखी है। वो उन्होंने क्या कर रखा है, दुबई फ्रेम बना रखा है। वो करीब 80 मंजिल की एक बिल्डिंग है, दुबई फ्रेम 80 मंजिल की, और उस पर ऊपर उन्होंने ग्लास लगा रखा है, ग्लास। तो जब आप 80 मंजिल के ग्लास पे चल के नीचे देखोगे आपकी सांस ही रुक जाएगी। और सिर्फ उस पे चलने के लिए एक राउंड वो 7,000 रुपए लेते हैं। पता है, अब 80 मंजिल से जो भी आदमी नीचे देख रहा है उसकी सांस रुक गई, और वो करीब 10 मीटर का है वॉक करना, तो उसे 10 मीटर जब वो चलता है उसको मजा बहुत आता है, एडवेंचर। आज का युवा जो भी कर रहा है वो सिर्फ अपने मन को शांत करने की इतना उलझ गया है, वो उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब वो एक प्रायोरिटी है, और संघर्ष सबको करना है। हमारे जीवन में संघर्ष डेस्टिन्ड था। हमें साइकिल से स्कूल जाना होता था, हमें गेहूं पिसाने जाना होता था। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे जो 90s के दौर में रहे होंगे। मतलब 50 किलो गेहूं साइकिल पे रख के पीछे, और फिर उसे आटा की चक्की पे ले जाना होता था। तो हमारे जीवन में स्ट्रगल डेस्टिन्ड था। दिसंबर के महीने में जब हमारे यहाँ लाइट रात में आती थी तो गन्ने के खेत में पानी जाता था, तो रात भर अगर हम नहीं जगते थे तो हमारा जो पड़ोसी था पाकिस्तान, ऐसा नहीं भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, हमारे गांव में भी पाकिस्तान बहुत सारे हैं, वो क्या करता था कि वो जो पानी हमारे खेतों में जा रहा है वो मेड़ काट लेता था, सारा पानी रात में उसकी खेत में चला गया, तो हमें रात भर टहलना होता था। तो हम डेस्टिन्ड करा के लेके आए थे स्ट्रगल। तो जब हम 20 के बाद इस जीवन के युद्ध में कूदे तो हमें मजा आता था, क्योंकि हम सब कुछ फेस करके आए थे। लेकिन ये जो ATS जैसी सोसाइटियों में पड़े बढ़े लड़के हैं, कॉम्प्लान वाले, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल नहीं देखा। ये तो छिपकली देख के स्क्रीम करने लगते हैं, मामा देयर इज अ लिजर्ड। अरे मार डाल, इतनी कौन सी डायनासोर थोड़ी घूम रहा है वॉशरूम में भाई कि तू उसे देख के भाग रहा, इतनी बड़ी छिपकली, और पीता है ये कॉम्प्लान। अब मुझे बताओ कि जो आदमी छिपकली देख के डर रहा है वो जीवन के इस संग्राम को कैसे लड़ेगा? हेलो सर, मेरा नाम उदित है। मेरे सर 2 सवाल हैं। एक ये कि आपने कहा कि केजरीवाल और पढ़े लिखे जिस तरह के नेता हैं वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन राजनीति में आने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि सब एक जैसे ही हो जाते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप का हो जाते हैं। तो क्योंकि केजरीवाल पे भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, फिर काफिला लंबा चला, फिर करोड़ों के महल में रह रहे हैं, जिस तरह से 9 लाख के पर्दे आ गए। तो इस तरह की एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपका कुछ अभी इस तरह की आप ट्रोलिंग हुई थी आपकी, इसको लेके कि आप क्लास में जो है सेक्स की बात करते हैं और कच्छा यानी कि हाफ पैंट पहन के चले आते हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा हुआ होता, भारत का कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अगर जितना मेरे दोस्त हैं दुनिया में, मेरे दोस्त बहुत हैं, अगर किसी को ऐसा कोई भी एक सबूत मिल गया होता तो मेरे ऊपर पता नहीं कितनी धारा लग गई होती। मतलब जिस चैनल पे वो वीडियो अपलोड हुआ था उसने बाद में प्राइवेट कर दिया तुरंत। हाँ, वो तुरंत प्राइवेट हो गए, तुरंत, क्योंकि मैं कायरता और हिंसा में हाँ बिल्कुल वाले दोस्त। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा कि तुम हमारे ऊपर कितना भी हमला कर लो, तो मेरे जो दोस्त मुझे प्यार करने वाले हैं ये सोचते हैं अवध ओझा की मानसिक स्थिति को तोड़ दो, ये ना तोड़ पाएंगे। अरे तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कायरता और हिंसा में, मतलब मेरा चुनाव स्पष्ट है, कायरता तो है ही नहीं। तो जिस दिन किसी को शिशुपाल की तरह दौड़ाया उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा।
ये मुझे फिर वो कब कहते हैं ना कि तुमसे हिंसा एक बार और करानी है, तो शायद ये उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अवध जी, जैसे आपने बताया कि 17 की उम्र में महाभारत आपका शुरू हो जाता है जिस तरीके से। जी जी। अब मैं ऐसे ही एक अर्जुन का बाप हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे साथ में कई सारी चुनौतियाँ आती हैं, रोज़ आती हैं, और उनको डील करने के लिए बड़ी मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है, रोज़ का ही है वो। तो मेरे लिए क्या सजेशन आपका होगा? नहीं, मेरे आपके लिए नहीं, मेरी खुद 3 बेटियां हैं, तो मैंने क्या कर रखा उनको, मैंने कहा देखो बेटा, पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मनन पे आधारित है। आप ज़बरदस्ती मेहनत करा सकते हो, वॉक करा सकते हो, खिला सकते हो, पढ़ा नहीं सकते। उसमें सिर्फ एक चीज़ काम आती है कि अगर हम अपने बच्चों को कहीं भी ध्यान, साधना, योग इनसे जोड़, मेरी बच्चियां तीनों जब भी उनकी गर्मी की छुट्टी होती है तो सहारनपुर में एक लड़कियों का गुरुकुल है, वहाँ वो 2 महीने रहती हैं। ना वहाँ एसी है, ना वहाँ टीवी है, वहाँ उनको योग, ध्यान, बस यही सब करना होता है। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जब तक इनकी आंतरिक शक्ति नहीं जागृत होगी, मैं इन्हें ज़बरदस्ती पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और आज शहर में आपकी दिक्कत नहीं है, आज शहर में 90% लोग, अब आप ऑफिस आते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ भी कहीं काम करती हो, तो जब दोनों लोग काम कर रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो मैं आज आपके मन से कहना चाहता हूँ कि हमारे अगल बगल चारों तरफ बड़े सारे गुरुकुल हैं, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, जहाँ आप अपने बच्चों को, जैसे सदगुरु हैं, वो 7 महीने का साधना पदा का कोर्स कराते हैं। इतना प्यारा कोर्स है कि अगर 7 महीना वहाँ लड़का रह लेगा तो योग, ध्यान, पढ़ाई, वो सारा चीज़ उसके अंदर अपने आप डेवलप। अवध जी, आप बहुत सारी बात गीता को लेकर हुई, और गीता जो है वो स्थित प्रज्ञता पे जोर देती है, जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। आपसे जब संक्षेप में पहले बात हो रही थी, शूट से पहले, आपने यथार्थ गीता के बारे में बात की। कोई एक श्लोक या कोई एक ऐसी बात जिसको आत्मसात करना आपको लगता है कि आज के दौर में सबसे ज़रूरी है सभी लोगों के? द्वितीय अध्याय का जो 12वां श्लोक है गीता का, वो सबसे क्रांतिकारी श्लोक है, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख का चक्र है वो उसको समझाता है। कहता है ये जो सुख है आपके जीवन में, बुद्ध ने 4 चीजों को देखा। एक बुजुर्ग आदमी को देखा। बुजुर्ग कौन? जिसकी इंद्रियां इनएक्टिव हो गई हैं, सेंसेस। फिर एक बीमार को देखा। बीमार कौन? जिसकी इंद्रियां इनएक्टिव हो गई हैं। मतलब कोई आदमी अगर आईसीयू में है और आप उससे कहें कि आज रात में डांस कराएंगे हॉस्पिटल में, तो आपको मारने पे उतर आएगा वो। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा जिसकी इंद्रियां इनएक्टिव हो चुकी हैं। फिर उन्होंने एक और आदमी देखा, सन्यासी, मस्त है, आनंदित। तो उन्हें वहां एहसास हुआ कि दुनिया में एक सुख है ऐसा जो इंद्रियों से ऊपर है और उसको किसी की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश ने क्या किया, हमारे देश ने यह कह दिया कि सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे। नहीं, सन्यासी मतलब जो इंद्रियों की डिपेंडेंसी छोड़ दे। तो वो जो गीता का जो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जो इंद्रिय विषय संयोग की बात करता है कि आपको जीवन में जहां भी सुख मिल रहा है, इसका मतलब आपकी इंद्रिय किसी विषय से अटैच हो रही है। जैसे कैपिटलिज्म का जो मंदिर है, अध्यात्म का मंदिर है, ऐसे कैपिटलिज्म का भी मंदिर है। बार, ये जो बियर बार है, ये कैपिटलिज्म का मंदिर है। इसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपको वहां संगीत भी मिलेगा, स्त्री पुरुष भी मिलेंगे, शराब भी मिलेगा और आपको संगत भी मिलेगी। पूरा इंद्रिय विषय संयोग पे वो टिका हुआ है। तो वो श्लोक ये कहता है कि अगर आप इस खेल को समझ जाएं कि आपका ये जो सुख है ये इस विषय से जुड़ने से आ रहा है और आप इस जुड़ने को समझ जाएं, तो आप स्व आनंदित हो सकते हैं। सद चित आनंद, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। सर नमस्कार, आपकी पूरी बातचीत बहुत ही प्रभावशाली है। मैं सुन रहा था, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा आपका, लेकिन जितनी बात कही आपने बहुत ही प्रभावशाली। इससे ये पता चलता है कि भारत की जो जीवन पद्धति है वो सनातन पर आधारित है। अभी पूरी बात से ये स्पष्ट समझ में आता है। आपने बातचीत की शुरुआत में भी कहा कि शेर का जो एग्जाम्पल दिया कि मन और बुद्धि यही दो है जो चालक हैं, और हमारे सनातन धर्म ही ऐसा है कि मन अगर आपका स्वस्थ है और शरीर स्वस्थ है तो ही आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक और एग्जाम्पल में आपने कहा कि पुर्तगालियों का जो आपने बताया कि इतिहास में उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक धर्मांतरण कराया और हमारे सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया, जितने भी आतताई आए बाहर से। आप एक बहुत प्रभावशाली स्थान पर हैं आप, और हमारे स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो इन संदर्भों से काट कर पढ़ाया जा रहा है। जब हम पढ़ते थे शायद 20 साल 25 साल पहले, तो नैतिक शिक्षा भी एक कोर्स हुआ करता था, आज है ही नहीं, सिरे से गायब है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी चीज़ें तो संदर्भ से कटी हुई है।
तो क्या आप न्यू सरकार को कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे या फिर आपको देना चाहिए? मतलब मेरा सुझाव है कि इन चीज़ों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? सरकार, अब जो सरकार है पिछले 10 साल से, मुझे आशा थी कि वो कुछ काम 100% करेगी। जैसे मुझे आशा थी कि वो योग को कंपलसरी करेंगे, मुझे आशा थी कि वो ध्यान को कंपलसरी करेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति 17 साल के बाद युद्ध में कूदेगा तो उसे प्रतिदिन डिप्रेशन होगा, एवरी डे स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ध्यान। आप ऑफिस से गए, आप आधा घंटा बैठे, आपने अपने आप को थॉटलेस किया, शरीर को और मन को आपने शांति दी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कितने दिन आप चलेंगे, कितने दिन आप आगे बढ़ेंगे? तो जो ध्यान और योग से नहीं जुड़ेगा वो नशे से जुड़ेगा। और सरकार, अगर ऐसा मैं सोचता हूं, मैं सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं सोचता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं, चूंकि ये पूंजीपति बहुत ताकतवर है, अगर योग और ध्यान कंपलसरी कर दे। राजेंद्र नगर में जब मैं था 92 में तो कोई शराब की दुकान नहीं थी, जहां सबसे ज्यादा लड़कियों का कंसंट्रेशन है। आज 27 दुकानें। भारत की सरकार को बहुत अच्छी तरह पता है कि जवानी मतलब युद्ध, युद्ध मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस और प्रेशर, और उसको दूर करने का भारत के पास तरीका है ध्यान और योग। लेकिन अगर वो कंपलसरी कर दिया गया तो शायद उनके वो जो शराब व्यवसायी दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा चुनाव में फंड वही देते हैं। तो इसलिए सरकार पर ज़्यादा निर्भरता ना करके ये चीज़ें हमें अब व्यक्तिगत तौर पर खुद करनी चाहिए। नमस्कार सर, मैं रुद्रांशी डिजिटल मार्केटिंग टीम से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी रील वायरल हुई थी एक कि जितने बदतमीज़ होते जाओगे उतने सक्सेसफुल होते जाओगे। सर, हमारी सोसाइटी में बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करता कोई, और अगर ये कुछ भी अगर किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो आप, तो ये कैसे संस्कार है, माँ बाप ने कैसे सिखाया है, तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट में बताया था आपने? नहीं, हमारे देश में शिशुपाल सिंड्रोम से बहुत लोग ग्रसित हैं। एक सिंड्रोम है शिशुपाल सिंड्रोम। वो सिंड्रोम ऐसा होता है कि अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पिताजी हैं। वो 20-25 साल गांव गए ही नहीं, और मैं गांव जाता ही हूं। मतलब गांव वाले जब मैं जाता हूं तो वो पूछते हैं भैया कब जाओगे। मुझसे ना कोई बदतमीजी करता है, ना कोई मुझे परेशान करता है, क्योंकि सबको पता है कि कायरता और हिंसा में मेरा चुनाव क्या है। तो जो शिशुपाल सिंड्रोम है, भाई किसी आदमी को आप पब्लिकली 100 गाली दे रहे हो, वो आदमी सुन रहा है, मुस्कुरा रहा। मैंने तुम्हें गाली दी और तुम मुस्कुरा रही हो, तो मेरा कॉमन सेंस क्या कहेगा कि नहीं यार इस लड़की को गाली नहीं देंगे। मैंने गाली दी 1, तुमने 4 दी, तब तो मजा आने लगा। फिर मैंने 40 दी, तुमने उधर से 400 दी, तभी तो गाली चेन रिएक्शन बनेगी। मैं गाली दे रहा हूं इस आदमी को, ये आदमी दे ही नहीं रहा है, मैं दिए जा रहा हूं, ये आदमी मुस्कुराया जा रहा है। सोचो मैं कितना जलील टाइप का इंसान हूंगा जो इस आदमी को गाली दिए ही जा रहा है। और उस जलील आदमी को कैसे समझाओगे बेटा? निवेदन से? वो तो बस ऐसे ही समझेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, उसके पीछे कोई ऑप्शन है नहीं। ये कहने, ये देश ऐसा है जहां पर भगवान हथियार लेके चलता है। समझाने से मान जाते तो कृष्ण नहीं चलता। भाई अर्जुन की पत्नी की आपने साड़ी खींच ली, कृष्ण की खींच के दिखाओ। भाई आपने युधिष्ठिर की बीवी की तो साड़ी खींच ली, किसी की हिम्मत है तो वो कृष्ण की पत्नी की साड़ी खींच के दिखाए, वो तुरंत फाड़ दे आदमी। वो बातें करता है हिंसा की, बांसुरी वांसुरी बजाता है, लेकिन उसको हथियार चलाना आता है। और ये मस्ट है। अगर ये मस्ट रहा होता कंट्री में शुरू से, तो कोई तैमूर लेम, कोई महमूद गजनी इस देश को कभी नहीं लूटता। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये नहीं कि आप बदतमीजी करो, रास्ता चल रहे हो, किसी को टीप मार दिए, किसी को आगे बढ़ गए, फिर तो आप भी उसी श्रेणी में आ गए ना, शिशुपाल सिंड्रोम में। तो शिशुपाल सिंड्रोम से बचने के लिए कृष्णा थेरेपी अपनानी पड़ती है। सर हेलो, यूथ की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर फिटनेस भी ज़रूरी है, पर ऑफिस जाते हुए जिम कैसे फॉलो करें? यार जिम जाना जरूरी है। सूर्य नमस्कार कर लो 5, 10 अगर सूर्य नमस्कार, 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट्स, और तुम्हारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट के साथ सांसों की मूवमेंट होती है उसमें, तो 7 चक्रास को एक्टिवेट कर देता है। 10 बार कर लो,
और फिर 6 महीने बाद मुझे मिलोगे, कहोगे कि आजकल मैं ट्रेनर हो गया हूँ फिजिकल। सर एक सवाल और है सर, यूथ पैसा कैसे बचाए? मतलब उसको पैसा तो मिलता है बट वो उड़ा देते हैं। मेरा भी इसमें था कि ये जो ओझा सर इतने अध्यात्म और धार्मिक वाली बातें करते हैं, भौतिक जीवन से बहुत ज्यादा लगाव है नहीं क्या? नहीं, बहुत है, क्योंकि मुझे मेरा धर्म सिखाता है कि लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु भगवान के साथ रह सकती हैं। हमारे देश इतना प्यारा है जहां मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ के देखा गया है। लक्ष्मी जी यानी मेटेरियलिज्म विष्णु जी के साथ ही रह सकती है, और पैसा है ही उड़ाने के लिए, करेंसी इसीलिए उसे कहा गया है। सवाल यह है कि उड़ा कहां रहे हो। मतलब अगर ऐसे उड़ा रहे हो तब तो गलत उड़ रहा है, और अगर SIP में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सोने में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे भारत की जो मेन प्रॉब्लम है करप्शन है, आपने ओशो की बात की तो उनकी एक बुक पढ़ रहा था तो कह रहे थे करप्शन है वो कैपिटलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि कैपिटलिज्म भूख को पैदा करता है और यही भूख करप्शन है। तो कैपिटलिज्म तो आने वाले टाइम में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो करप्शन को इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कैसे कम किया जा सकता है? जब ये देश स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे चलेगा तो नीड पे जिएगा। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, बस मुझे एक ही की जरूरत है, लेकिन अगर जो आदमी स्पिरिचुअलिज्म पे नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको गाड़ियां दिखानी है। तो जहां दिखाने का भूख पैदा हो गया, हवस पैदा हो गई, लालसा पैदा हो गई, मोमो सिंड्रोम पैदा हो गया कि बस जीभ किसी तरह खुश रहे, शरीर भाड़ में जाए, तो फिर आदमी तो परेशान हो गई। सर मेरा एक सवाल है, इतिहास से जोड़ते हुए आज के टाइम पे है। गांधी के निधन को हुए 70 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज कुछ भी हो जाता है तो गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है। गांधी जी चाहते तो पाकिस्तान ना बनता, गांधी चाहते तो क्या नाम भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती। लेकिन सर मेरा यही कहने का मतलब है कि लोगों को आपको राजनीति चमकानी होती है, उनकी मजबूरी है कि उनका चर्चा करेंगे, हम लाइमलाइट में आ जाएंगे। आज गांधी जी नहीं है ना, फिर भी चर्चा हो रही है ना, होती है ना। आज गांधी जी नहीं है, इस देश का हर आदमी मर्सिडीज में क्यों नहीं चल रहा है? जितनी रायता इस देश में फैला हुआ है आज की डेट में, यूपी का क्या हालत है, बिहार की क्या हालत है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यूपी और बिहार के लोग मजदूर बनने के लिए मजबूर हैं, इसके लिए भी गांधी जिम्मेदार हैं। ये तो समझ आज हाँ, तो एक तो हमारे देश में पढ़ने का जो सिद्धांत है, पढ़ने का, हम बहुत सारी बातें सुनकर बोलते हैं, इसलिए इस देश को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अफवाहों से। जब भी कोई बात होती है तो खबर फैलाई जाती है कि भैया अफवाहों पे ना जाएं। इस देश में कहीं मुंह नोचवा पैदा हो जाता है कि साहब वहां पे एक आदमी जो रात में मुंह में हाथ मार दे रहा है, कुछ हो जाता कुछ। यहाँ सुनी सुनाई बातों की परंपरा बहुत ज्यादा है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आपने कहा कि पीके और केजरीवाल जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आ भी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो हेल्थ के लिए नहीं, तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? सर मेरा सवाल है कि आजकल छोटी छोटी चीज़ें होती है, युवा सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे प्यारा तरीका है, आप जितना अपने मन को रोकने का बस 2 रास्ता है। एक, इसको खाली रखो, जैसे ये भरेगा वैसे ये एक्टिव हो जाएगा, लंदन पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा। और दूसरा तरीका है वो जो विपස්සना की साधना होती है, जब भी आपका मन भाग रहा है आप अपने सांस को पकड़ने की कोशिश करें। 6 महीना लगता है, फिर वो सांस मतलब डोर, जैसे पतंग होती है तो वो डोर के द्वारा घूमती है, ऐसे ये सांस है। जितनी देर सांस रोक के रखोगी उतनी देर विचार नहीं चलेंगे। इसको हम साधना कहते हैं। वो मन का फीचर है भागना, तो या तो फास्टिंग के द्वारा और या फिर तपस्या के द्वारा। सर शायद सभी के सवाल हो चुके हैं, मेरा लास्ट सवाल है कि सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पे इंग्लिश को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हालांकि काफ़ी सारे CBSE स्कूल्स हैं, लेकिन फिर वही लैंग्वेज आती है बुंदेलखंडी लोग बोलते हैं वहाँ पे रेगुलर और नॉर्मल हिंदी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं देखो यार, लिबरलाइजेशन के दौर में इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है। 1867 में जापान ने अपनी कंट्री में इंग्लिश कंपलसरी कर रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया पर यूरोपियंस ने कब्जा कर रखा था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, और जितना R&D हुआ 17th, 18th, 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका में हुआ, तो अगर हमें उन सब चीज़ों को समझना है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश को तो जानना ज़रूरी है। वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो जानना ज़रूरी है। RK आश्रम है,
वहाँ पे करोल बाग के पास, वहाँ जो बाहर भिखारी बैठे वो इंग्लिश में भीख मांगते हैं, सर $1 गॉड ब्लेस यू। तो जब भीख मांगने की एलिजिबिलिटी इंग्लिश है तो तुम सोचो जीने के लिए कितनी, लेकिन अंग्रेजी जानना ही जीवन नहीं है। सर एक चीज़ और है कि जैसे इंग्लिश जिसको आती है तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे ऑफिसेस में हो या कॉलेजेस में हो या कहीं भी हो। जिसको नॉर्मल इंग्लिश आती है, जैसे सपोज मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, टूटी फूटी टाइप बोल लेता हूँ, बट ये होता है कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी बोलने वाला जिसको कम इंग्लिश आती है वो। मतलब एक प्रकार से हिंदी बोलने वाले को डब्बा कह दिया जाता है और इंग्लिश वाले को, चाहे एक सेकंड सर, चाहे उसको आता कुछ ना हो लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा वो होता है महत्व। उसकी वजह 91 के बाद ज़्यादातर जो स्कूल्स खुले प्राइवेट वो सब इंग्लिश मीडियम थे, जहाँ भी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऐसा माना जाता है कि पढ़ाइयाँ अच्छी होती हैं, इस साइकोलॉजिकल बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है वो हिंदी बोलेगा, तो ऐसा सोचा जाता है कि चूंकि इनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी, हो सकता है इनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ये पैमाना नहीं है। मैंने कहा मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, वो तो किसी से भी, मेलोनी से भी बात कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। वो बाइडेन से भी बात कर लेते हैं, तो उनका इंग्लिश तो। चलिए, ओझा सर से बात करने का मतलब होता है कि समय की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बार बार घड़ी देखकर इशारा कर दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय आप लोग ले चुके हैं मेरा। सर आपका बहुत धन्यवाद। मेरे और पल्लवी के बहुत सारे सवाल रह गए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो गई, 4-5 सवालों की बात हुई थी, लेकिन यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई। मैं लास्ट आपसे चाहूँगी कि आज के यूथ, इनको कि आप शुरुआत से कह रहे थे कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, खासतौर से 17 के बाद वाले, एक तो मैं आपसे उस पर चाहूँगी, और दूसरा ये कि आप हमारी संस्था के लिए, जो कि अमर उजाला है मेरठ का, एक ऐसा जो एक कह लीजिए कि ऐसी शुरुआत थी वहाँ से, जिसने कि आज देश के लगभग 27-28 संस्करण बहुत मजबूती से हम जो है उस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी एक छोटा नोट आप अमर उजाला के लिए भी कहें। हाँ बिल्कुल। तो पहला जो आपका सवाल है, देखिए मैंने कहा कि जीवन में शक्ति अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जीवन संघर्ष है। जो भी इस संघर्ष से बाहर निकलना चाहता है उसके पास एक ऑप्शन है, हरिद्वार। बहुत सारे लोग भागे क्योंकि जैसे वो 17 क्रॉस किए और जीवन में एंटर किए, मतलब विवाह में एंटर किए और फिर समाज में एंटर किए, तो चुनौतियां सामने दिखाई पड़ने लगी। तो बहुत सारे लोग जैसे चुनौती का सामना किया भाग गए, एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बीते तो आपको उस संघर्ष से निपटने की शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, और वो शक्ति का 2 सबसे सशक्त माध्यम है, एक ध्यान है और एक योग है। कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक चुनौती मिलेगी, एवरी डे। तो हर दिन जो चुनौती मिलेगी उससे सिर्फ एक चीज से निपटा जा सकता है, एक शक्तिशाली मन से। तो मैं हर युवा से कहूंगा कि आप जिस तरह भी संभव हो सके, जैसे भी संभव हो सके, आप किसी ना किसी धार्मिक संस्था से जुड़ें और अपना अपना धर्म ग्रंथ पढ़ें, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों में ये सूत्र लिखे हुए हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सब में लिखा हुआ है। तो अपने अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें और इस पथ पे आगे बढ़ें। धर्म का काम स्वर्ग दिलाना ही नहीं है, धर्म का काम है व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना है। जहाँ तक रहा आपकी संस्था का सवाल अमर उजाला, आप वैसे ही ऑलरेडी मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोग नंबर 1 हैं, और विनीत माथुर जी तो मतलब ज़बरदस्ती हमको पकड़ के लेकर आए मुझसे कहे कि नहीं चलना ही चलना है सर आपको, और मतलब मुझे इनका प्रेम देख के लगा कि नहीं, मैंने इनसे कहा कि आप विनीत जी जाओ, मैं आऊँगा। तो उसके पीछे आने का एक मेन उद्देश्य ये भी था कि आपका जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, आपकी जो रीच है, पहुँच है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर है, और आप अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग इशूज़ पे, जैसे धर्म पर आप एक सेपरेट इशू निकालते हो, तो इन सारी चीज़ों से आपको समाज में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, और ऐसे ही आप अगर उसको आगे बढ़ाते रहोगे तो मिलता ही रहेगा, और आप सदा ही नंबर 1 बने रहोगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका भी। आप कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए कि किस तरीके के सवाल और आप ओझा सर से पूछना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार उन्होंने वादा कर दिया है कि वो अगली बार आएंगे तो समय की पाबंदी लेकर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया ओझा सर आपका, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।